देखिए, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक चल रहा था और उसमें आपका यानी कि ये बताया गया कि कब आपका संविदा का विखंडन किया जा सकता है, यानी कि कब न्यायालय से मांग की जा सकती है कि इस संविदा को रद्द किया जाए। और जो व्यक्ति मांग कर रहा है कि इस संविदा को रद्द किया जाए, अगर उसने कोई फायदा प्राप्त किया है तो वह फायदा वापस लौट आए, ये कल बताया गया था। यानी कि सिद्धांत आपका धारा 30 में बताया गया कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद आइए, संविदा के विशिष्ट पालन के उल्टा एक चैप्टर है, यानी कि इसके विपरीत है कि आप जो ये दस्तावेज हैं उसको कैंसिल करिए। अब ये हम बता रहे थे, आइए इसकी भूमिका आपका देखा जाए। लिखितों का रद्दकरण, यानी कि अध्याय 5 हमें शुरू करना है। लिखितों का रद्दकरण यानी कि आपका जो जिस दस्तावेज पर संविदा लिखी गई है, आपका देखिए सामान्य नियम क्या है। सामान्य नियम ये है सारे में कि संविदा के विशिष्ट पालन की मांग की जाती है, यानी कि जो संविदा की गई है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि संविदा तो की गई है, संविदा लिखित में है, और एक पक्षकार को लगता है कि अगर ये दस्तावेज विद्यमान रहा, अस्तित्व में रहा, तो जो हमारा विपक्षी है इस दस्तावेज का सहारा लेकर और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए ए गुरु है और बी चेला है। ए ने अपने चेले की इच्छा को डोमिनेट या दबाया या अधिशासित किया। अधिशासित करके जो 1 लाख रुपए का घोड़ा था वह 1,000 में ही खरीद लिया। अब ऐसी दशा में चेला कोर्ट में जाता है और ये मांग करेगा कि हजूर जिस दस्तावेज या कागज या जिस लिखत या इंस्ट्रूमेंट पर ये संविदा लिखी गई है वह कागज ए के पास है, मूल कागज। आप मूल कागज मंगाइए, इसको परिबद्ध करिए, जब्त करिए और इसे रद्द करिए। क्यों रद्द करिए? क्योंकि अगर ये कागज ए के पास रहा तो ए ये घोड़ा किसी अन्य को ये कागज दिखाकर बेच देगा और हमें नुकसान होगा, यानी कि हम अपनी घोड़े की वापसी नहीं कर पाएंगे दोबारा। अतः इस दस्तावेज को ही आप रद्द करिए। और अगर ये दस्तावेज रजिस्टर्ड किया गया है तो आप एक कॉपी रद्द के आदेश की रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजिए, ताकि रजिस्ट्रार ऑफिस में भी ये लिख दिया जाए वहाँ कि ये दस्तावेज क्या हो गया है, अब कैंसिल। तो जो सामान्य नियम है कि संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाना चाहिए, उसके विपरीत नियम ये है कि उस दस्तावेज को ही कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए जिस दस्तावेज में संविदा लिखी गई है। तो समस्या ये है कि पक्षकार कब ये डिमांड कर सकते हैं कि संविदा जिस दस्तावेज पर लिखी गई है उस दस्तावेज को ही कैंसिल किया जाए। एक तो ये धारा 31 से कवर होगा, फिर संविदा भागतः कब रद्द की जाएगी, यानी कि दस्तावेज का कुछ भाग रद्द किया कब जाएगा, कुछ भाग नहीं किया जाएगा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन या पृथक्करणीयता का जो सिद्धांत है वह धारा 32 में आएगा। और फिर आपका तीसरा पॉइंट, अगर संविदा रद्द की जाती है तो जो व्यक्ति फायदा पाया है वह माने अगर कोई दस्तावेज कैंसिल किया जाता है तो जो व्यक्ति उस आधार पर आपका फायदा पाया है दस्तावेज के आधार पर वह फायदा लौटाए, यानी कि आपका रिटर्न करे।
तो बताइए, आपका बी मांग कर रहा है चेला, किस दस्तावेज को रद्द किया जाए, हमारा घोड़ा वापस दिलवाया जाए। और ऐसी दशा में अगर कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द हो गया, माने जो जिस पर लिखा गया था, संविदा ही रद्द हो गई आपका, तो ऐसी दशा में अब बी को घोड़ा वापस किया जाएगा। और बी का भी तो कर्तव्य है कि गुरु से कितना हजार लिया था, 1,000 रुपया, ये क्या करे, ए को वापस करे। इसी में सिद्धांत भी धारा 33 में समाहित करना है फिर एक बार, कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति दस्तावेज को कैंसिल कराने आया है, अगर वह व्यक्ति उस दस्तावेज के द्वारा कोई बेनिफिट पाया है, तो जब न्यायालय दस्तावेज कैंसिल करे तो उस व्यक्ति को ये आदेशित करेगा कि जो बेनिफिट या फायदा आपने पाया है वह दूसरे पक्षकार को आप भी क्या कर दीजिए, वापस। इसी को शुद्ध रूप में कहा जाता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। और ये धारा आपका 33 में भी समाहित है, यानी कि 33 में। एक और धारा इसमें बताई गई थी सिद्धांत पर। अब दो जगह ये सिद्धांत मिल रहा है और यही सिद्धांत बिहार में आपका ज़्यादा पूछा जाता है। एक और आपका बताया गया था, धारा 30 में बताया गया। तो ये सिद्धांत ये सारे में अब तक आपका दो जगह मिला, एक धारा 30 में और दूसरा धारा 33 में। तो आइए अब शुरू किया जाए आपका बेयर एक्ट। सामान्य बातें हो गई। धारा 31 देखिए अब आपका, कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। तो देखिए पहला खंड क्या कहता है, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरणी हो और जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखत यदि विद्यमान छोड़ दी जाए तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकती है, तो उसको शून्य या शून्यकरणी न्याय निर्णित कराने के लिए वह वाद ला सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा और उस न्यायालय को परिदत्त और रद्द की और उस न्यायालय को परिदत्त और रद्द किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीन बातें इस बेयर एक्ट से निकली। पहली बात आपका ये निकली बेयर एक्ट से कि कोई लिखत है, यानी कि कोई संविदा है, कोई संविदा है जो मौखिक नहीं है बल्कि क्या है, लिखित है। और ये जो संविदा है या तो ये शून्य है या कैसी है, शून्य करणी। फिर जो व्यक्तिवाद दायर कर रहा है, फिर आपका दूसरा पॉइंट ये आया कि उसे केवल यही नहीं दिखाना पड़ेगा कि संविदा ये शून्य है या शून्यकरणी, दूसरी बात उसे ये भी दिखानी पड़ेगी कि अगर ये संविदा विद्यमान रही तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है, यानी कि उसे क्या पहुंच सकता है, सीरियस नुकसान पहुंच सकता है, भारी नुकसान पहुंच सकता है। तब ऐसी दशा में न्यायालय स्वविवेकानुसार, यानी कि न्यायालय का क्या होगा, विवेक होगा, विवेक होगा कि या तो वह उस लिखत को, यानी कि उस दस्तावेज को कैंसिल कर सकेगा मतलब कि न्यायालय बाध्य नहीं है बल्कि न्यायालय का क्या है, विवेक। यानी कि धारा 31 लागू होने के लिए आपका तीन शर्तें आपका है। पहली शर्त यह है कि जिस दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में संविदा लिखी गई है वह संविदा या तो शून्य हो, वह करार या संविदा या तो शून्य हो या शून्यकरणी हो। दूसरा, अगर वह संविदा विद्यमान रही, वह दस्तावेज विद्यमान रहा, अस्तित्व में रहा, तो जो व्यक्ति मुकदमा कर रहा है वह ये दिखाए
कि उसे भारी नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरा पॉइंट ये रहा कि तब न्यायालय यदि चाहे तो उस लिखत को, उस दस्तावेज को रद्द कर सकेगा, अर्थात कैंसिल कर सकेगा। यही तीन बातें आपको समझनी है पहले खंड में। अब एक एक बातों को फिर संविदा नियम में पूरा जाना पड़ेगा। कब कोई करार या संविदा शून्यकरणी होती है और कब कोई करार या संविदा शून्य होती है, इसके लिए फिर आपका एक बार पूरी तरह भारतीय संविदा अधिनियम को गौर करना पड़ेगा। और एक एक लाइन देखिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा पहला हम बताते हैं 11 हम बताएंगे, फिर आपका 15 बताएंगे, 16 बताएंगे, 17 फिर बताएंगे, 18 हम बताएंगे, फिर आपका 18 के बाद 20 बताया जाएगा, फिर हल्का सा 21 भी काम करेगा, फिर 23 से लेकर 30 तक काम करेगी, फिर 36 काम करेगी, फिर आपका 56 का पैरा फर्स्ट भी काम करेगा, फिर आपकी धारा जो काम करेगी 39 क्योंकि ये शून्यकरणी है, फिर आपका 53 काम करेगी, 56 इत्यादि इत्यादि। में सभी धाराओं को लिखना हमारे लिए संभव नहीं, कुछ उदाहरण जरूर बताया जाएगा। अब एक एक करके सबसे पहले देखा जाए कब कोई संविदा आपका शून्य या शून्यकरणी होती है, तो पहला पॉइंट आप संविदा अधिनियम की धारा 11 से उठाएंगे। 11 ये बताती है कि कौन संविदा करने में सक्षम है, यानी कि पहला आपका आया जो मेजर हो यानी कि वयस्क हो, दूसरा आया जो स्वच्छित हो साउंड माइंड हो, और तीसरा आया कि जो किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा यानी कि वर्तमान समय में लागू कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य या निररहित या डिस्क्वालीफाई घोषित न किया गया हो। 3 आपका। तो अब पहला पॉइंट ये आया कि जिस दिन किसी व्यक्ति ने संविदा किया करार किया, अगर वह व्यक्ति अवयस्क है माइनर है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो आपका मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस आया और जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि ऐसा करार वाइड एब इनिशियो होगा, प्रारंभतः या आरंभतः या शुरू से ही या बिगनिंग से ही आपका बातिल होगा, शून्य होगा। तो ऐसी दशा में अब मान लीजिए कि दस्तावेज लिख दिया गया, दस्तावेज का निष्पादन माइनर ने किया था और माइनर ने किया था तो माइनर यानी कि अवयस्क मुकदमा लाता है कि हजूर इस दस्तावेज को रद्द किया जाए, क्योंकि जिस समय मैं करार किया था उस समय मैं 18 वर्ष से क्या था, कम था। तो क्या डिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। किस धारा में ये प्रावधान है 31, पहला हम बता रहे हैं उदाहरण। दूसरा ये कह सकता है कि हजूर इस दस्तावेज को कैंसिल करिए, क्योंकि जिस समय मैं संविदा किया था उस समय मैं अनसाउंड माइंड था, यानी कि मेरा मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था और चित्त विकृत व्यक्ति मैं था। अतः चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया करार शून्य होता है, तो आप इसे रद्द करिए, संविदा को विलेख को ही रद्द करिए। अगर नहीं रद्द करेंगे तो विपक्षी हमें क्या पहुंचा सकता है इस दस्तावेज का सहारा लेकर, नुकसान। तीसरा, जिस दिन हम संविदा किए थे उस दिन हम कानूनन संविदा करने के अयोग्य थे, और जब अयोग्य थे तो कोई मतलब ही नहीं है इस संविदा का। आप इस संविदा को क्या करिए, रद्द। ये सेक्शन 11 और 12 अनसाउंड माइंड कब का माने अनसाउंड माइंड कब कहा जाएगा, ये दोनों को जोड़ कर बताया गया। पहला आधार आप उठाएंगे
दूसरा आधार आपका कई बार बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की सम्मति धारा 15 में कोर्सन या प्रपीड़न, धारा 16 में असम्यक असर, 17 में कपट या 18 में मिथ्या व्यपदेशन से पाई गई है, तो वह जो संविदा होगी वह शून्य तो नहीं बल्कि शून्यकरणी होगी। और जिस व्यक्ति की सम्मति ऐसे पाई गई है वह न्यायालय में जाकर इस संविदा को शून्य घोषित करा सकता है। तो ऐसी दशा में फिर एक उदाहरण देखिए, ए ने बी की सम्मत पाई और बी को जान से मारने की धमकी देकर पाई, लिखित में बी से कोई संविदा कर लिया, तो बी कोर्ट में जाए और कहे कि हजूर जिस दस्तावेज पर संविदा लिखी गई है उसको रद्द करिए, नहीं तो इस दस्तावेज का सहारा लेकर ये कोई काम करेगा और हमें भारी क्या पहुंचा देगा, नुकसान। अतः इस दस्तावेज को आप क्या करिए। अब सब पे उदाहरण बताना संभव नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा घंटों। बस ये जानिए कि 15 में प्रपीड़न तब भी शून्यकरणी, 16 में असम्यक असर तब भी, 17 में कपट किया गया है तब भी, और 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन तब भी वाइडेबल, और तब भी लिखत को कैंसिल करने की क्या की जा सकती है, मांग। अगला धारा 20 देखा जाए। धारा 20 है, कल ही बताया गया था कि अगर दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हो करार की और जिस तथ्य की भूल हुई है वह करार के लिए मर्म हो, तो ऐसी दशा में अगर भूल हो गई है तो ये करार शून्य होगा और दस्तावेज को कैंसिल कराया जा सकता है धारा 31 के तहत। फिर आपका धारा 23 में दिखा सकते हैं कि हजूर जो करार हम लोगों ने किया था उसका उद्देश्य और प्रतिफल अनलॉफुल है, विधि विरुद्ध है, अतः इस करार को ही रद्द किया जाए दस्तावेज को। फिर आपका 36 में दिखा सकते हैं कि असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार है, इस ये करार वाइड है, अतः इस दस्तावेज को क्या किया जाए, कैंसिल। फिर 56 के पैरा फर्स्ट में आप दिखा सकते हैं कि करार हम लोगों ने तो किया था लेकिन जिस कार्य को करने का करार किया गया था वह कार्य किया जाना असंभव था, इम्पॉसिबल था, और दस्तावेज विद्यमान है, अतः इस दस्तावेज को आप क्या करिए, कैंसिल। फिर दिखा सकते हैं 39 में आपका एक हम बताए थे कि पूर्वकालिक संविदा भंग, यानी कि समय के पहले ही एक पक्षकार ने अपने वचन का पालन से इनकार कर दिया है, तो हम भी अब इनकार कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट है उसको आप क्या करिए, कैंसिल। इसके बाद 55 समय संविदा का सार है, यानी कि समय पर दूसरे पक्षकार ने पालन नहीं किया तो इस दस्तावेज को ही क्या करिए, कैंसिल इत्यादि। और आपका 25 से लेकर और 30 तक में जो करार शून्य है, तो 25 से 30 भी एक बार हम बता देते हैं। 25 में न्यूडम पैक्टम है, यानी कि नंगा करार, प्रतिफल रहित करार शून्य है। 26 में विवाह का अवरोधक करार शून्य है। 27 में व्यापार का अवरोधक करार, 28 में विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार, 29 में अनिश्चितता के कारण करार शून्य है और 30 में बाजी करार। अतः ये करार शून्य हैं, कागज पत्तर पर लिखे गए हैं। अगर ये कागज पत्तर अस्तित्व में रहा तो वादी दिखाए कि हमें बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, अतः इस कागज पत्तर को रद्द करिए, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। यानी कि जब कागज पत्तर कैंसिल हो जाएगा तो अगर विपक्षी किसी को कागज मूल कॉपी दिखाता भी है तो उस पर लिखा रहेगा न्यायालय द्वारा कैंसिल, जैसे रेलवे के टिकट पर लिखा जाता है क्या, कैंसिल। तो कोई भी जान सकता है कि अब ये टिकट बना हुआ है कि ख़त्म हो गया,
खत्म हो गया, बना नहीं है। तो ये देखिए पहला पॉइंट बताया गया। अगला देखिए 3 पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति कैंसिलेशन की मांग के लिए वाद दायर कर रहा है उसे ये दिखाना ही होगा कि अगर वह दस्तावेज विद्यमान छोड़ दिया जाए यानी कि बना रहे तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है, यानी कि दूसरा पक्षकार उस दस्तावेज का सहारा लेकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए देखा जाए, आपका एक दो उदाहरण देखा जाए और नुकसान पहुंचवाइए गंभीर। देखिए एक दो उदाहरण। मान लीजिए ए ने बी को धमकाया और बी से कहा कि तुम एक वचन पत्र लिखो। एक प्रामिजरी नोट लिखो और ये उसमें लिखो कि तुमने मेरा 1 लाख रुपया क्या लिया है उधार, और ये जो रुपया है मैं बिना शर्त के चुकाऊंगा। यानी कि बी एक दस्तावेज पर ये बात लिख दिया कि मैं ए का, धमकी दी गई है बी को कि मैं ए का 1,000 रुपये का देनदार हूँ और ये मैं पैसा बिना शर्त के क्या करूंगा, वापस। तो वचन पत्र में वापसी का वादा बिना शर्त होना क्या है, अनिवार्य। अगर ये आपका एमपी और बिहार में पूछा जाता है एनआईए में समस्या कि अगर बी केवल ये लिखे कि मैं 1,000 रुपया ए से उधार लिया हूँ तो ये प्रामिजरी नोट नहीं है, वचन पत्र नहीं है। तो वचन पत्र कब कहलाएगा, जब बी और एक बात लिखे कि बिना शर्त मैं ये पैसा क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। यानी कि रिटर्न करने का वादा और वो भी बिना शर्त के होना वचन पत्र के लिए क्या है, अनिवार्य। ये आपका एमपी में भी समस्या पूछी गई है, बिहार में भी सतर्क रहना है आपका। जो परक्राम में लिखित अधिनियम है, एनआईए है, वहां से ये गवर्न होगा। तत्पश्चात भी न्यायालय में मुकदमा करता है और मुकदमा करके ये कहता है कि हजूर जिस कागज पर 1 लाख रुपया हमने लिखा है कि हम लिए हैं ऐसे, वह सम्मति धारा 15 संविदा नियम में कोर्सन या प्रपीड़न या उत्पीड़न या धमकी द्वारा मेरी प्राप्त की गई थी। ये संविदा वाइडेबुल या शून्यकरणीय है। आप इस दस्तावेज को कैंसिल करिए। अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो ए इस दस्तावेज का सहारा लेकर हमें गंभीर क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि आपका, यानी कि गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। हो सकता है ये दस्तावेज कहीं गिरवी रख दे, हो सकता है कि इस दस्तावेज को गिरवी रख के और आपका कोई ऋण उधार ले ले, या ये भी हो सकता है कि इस दस्तावेज को ही दूसरे को दे दे, यानी कि एक किसको दे दे, सी को, और सी से कहे कि तुम जाकर किससे वसूलो ये पैसा 1 लाख बी से। इस दौरान हमें गंभीर क्षति हो सकती है और हमें क्षति से बचाने के लिए ये डॉक्यूमेंट आप क्या कर दीजिए, कैंसिल। जब आप डॉक्यूमेंट कैंसिल कर देंगे तो ऐसी दशा में ए हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जिसको भी अब दस्तावेज दिखाएगा उस पर क्या लिखा रहेगा, कैंसिल। तो सभी लोग जान जाएंगे कि ये दस्तावेज अब रद्द हो चुका है, इस दस्तावेज का कोई मतलब नहीं है। तो किसको दिखाना पड़ेगा कि भारी नुकसान हो जाएगा, जो मुकदमा करता है, यानी कि इस उदाहरण में किसको, बी को। अगला पॉइंट ये आया कि ऐसी दशा में, तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसी दशा में न्यायालय स्वविवेकानुसार उस दस्तावेज को कैंसिल कर सकता है। यानी कि यहाँ भी एक समस्या आ गई कि किसी दस्तावेज को रद्द या कैंसिल किया जाए कि नहीं, ये न्यायालय बाध्य नहीं है, बल्कि न्यायालय का क्या है, विवेकाधिकार। न्यायालय अपने विवेक के अनुसार
अगर देखता है कि गंभीर क्षति हो सकती है, इस दस्तावेज का अगर मिसयूज कर दिया जाए तो न्यायालय कैंसिल कर देगा, अन्यथा कैंसिल करने से क्या कर सकता है, इनकार। इस प्रकार आपका धारा 31 का पहला खंड हुआ। दूसरा खंड देखिए, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्टर्ड हो तो न्यायालय अपनी डिक्री की एक प्रतिलिपि ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखित का इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण हुआ है, और ऐसा ऑफिसर अपनी पुस्तकों में अंतर्विष्ट लिखित की प्रति पर उसके रद्दकरण का तथ्य टिप्पणित कर लेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है तो न्यायालय अपने आदेश की एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजेगा और कहेगा कि जहां आपने अपने रजिस्टर में इसे पंजीकृत किया है, अब वहां एंट्री कर दीजिए कि ये रजिस्ट्री क्या हो गई है, कैंसिल। यानी कि ये दस्तावेज क्या हो गया है, कैंसिल। तो रजिस्ट्रार या जो पंजीकरण अधिकारी है, अब उस रजिस्टर में ये लिखेगा कि ये बैनामा मनसूख हो गया है, ये बैनामा अब क्या हो गया है, दस्तावेज रद्द। लेकिन ये कब भेजेगा, जब वह दस्तावेज रजिस्टर्ड हो कि रजिस्टर्ड न हो। न हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार आपका 31 पढ़ा गया। अब आइए 32। कौन सी लिखतें भागतः रद्द की जा सकेंगी, तो फिर आपका यहाँ सिद्धांत आया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत या बातों को अलग अलग करने का सिद्धांत। तो एक लाइन पहले कंसेप्ट बनाइए। अगर कोई दस्तावेज है और पूरा शून्य या शून्यकरणीय नहीं है, दस्तावेज का कुछ भाग शून्य या शून्यकरणीय है और दस्तावेज का कुछ भाग वैध है, तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए। अगर वैध भाग को अवैध भाग से अलग किया जा सके, यानी कि शून्य या शून्यकरणीय भाग अलग किया जा सके और वैलिड भाग अलग किया जा सके, तो क्या पूरे दस्तावेज को कैंसिल किया जाएगा कि केवल दस्तावेज के उतने भाग को जितना शून्य या शून्यकरणीय है? तो क्या पूरे को किया जाएगा कि उतने भाग को? लेकिन ये कब, जब वैध भाग अब आपका शून्य या शून्यकरणीय भाग से क्या किया जा सके, पृथक। अगर अलग नहीं किया जा सकता तो पूरे लिखत को कैंसिल किया जाएगा। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अब दो धाराओं में आपको मिला। एक धारा आपका 12 में हमने पढ़ाया था और 12 के क्लास 4 में शुद्ध रूप से पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित था। बताया गया था भाई 12 का कौन सा क्लास, 4। और यहाँ पृथक्करणीयता का सिद्धांत रद्द में समाहित है, वहाँ संविदा के पालन में समाहित था। और उसके उल्टा यहाँ करार को, संविदा को हम क्या करा रहे हैं, रद्द। तो क्या संविदा के कुछ भाग को रद्द किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। देखिए बेहरक की भाषा, कौन सी लिखतें भागतः रद्द की जा सकेंगी, तो जहाँ कोई लिखत विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य है, वहाँ न्यायालय उचित मामले में उसे भागतः रद्द कर सकेगा। और अवशिष्ट, अवशिष्ट माने बचा हुआ, यानी कि वैध भाग न आए तो लिख लीजिएगा, अवशिष्ट को बना रहने दे सकेगा। लेकिन ये कब, जबकि मैं फिर बता दूं, बातों को अलग अलग किया जा सके। अब आइए एक लिखत देखा जाए। सबसे उत्तम उदाहरण आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी अलग से भी पूछा जाता है। फिर हम एक बार कोरिलेट किए थे, फिर हम एक बार कर रहे हैं। ये सिद्धांत आपका संविधान के अनुच्छेद 13 में भी समाहित है कि अगर कोई कानून है
उसके कुछ प्रावधान मूल अधिकारों के अनुकूल हैं, कुछ प्रावधान मूल अधिकारों के विपरीत हैं, तो केवल उतनी मात्रा तक वे कानून शून्य होंगे जो मूल अधिकारों के क्या हैं, विपरीत। जैसे आईपीसी की आईपीसी है, तो जैसे धारा आपका 303 हो गई, धारा 497 हो गई, तो पूरी आईपीसी ही शून्य घोषित नहीं की गई है, बल्कि उसकी कुछ मात्रा, तो कौन कौन सी पूरी तरह धारा है, 303 और 497। फिर आपका पृथककरणीयता का सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाता है, 24 में है, 27 में है, 57 में है और 58 में। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए आपका संविदा अधिनियम से ही। ए ने बी से करार किया कि हे बी, मैं गेहूं बेचूंगा तुम्हें, इसके लिए तुम 100 रुपया देना, चावल भी बेचूंगा 5 किलो, 5-5 किलो देखा जाए, इसके लिए भी तुम कितना देना, 100 रुपया, और 2 पुड़िया अफीम मैं दूंगा और इसके लिए तुम कितना दे देना, 100 रुपया। अब आप लोग बताइए, संविदा में तमाम बातें हैं, कितनी बातें हैं इस संविदा में, 1 की 3, तो कितने वचन इस संविदा में है, आपका 3 वचन है, एक गेहूं का, दूसरा चावल का और तीसरे अफीम। वचन ऐसे हैं, क्या इन वचनों को अलग अलग किया जा सकता है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो पहले लिखा गया अलग, तो गेहूं का वचन अलग 100 रुपया का हो गया, चावल का अलग हो गया, अफीम का अलग। अब ये देखा जाएगा कि कौन सा इसमें कितना भाग शून्य या शून्यकरणी है या अवैध है और कितना भाग वैध है। तो गेहूं और चावल वाला भाग वैलिड है तो उसे न्यायालय बनाए रख सकेगा, और जो भाग अवैध है यानी कि शून्य या शून्यकरणी है, अफीम वाला भाग, तो दस्तावेज के उतने भाग को क्या कर देगा, रद्द, कि अफीम वाला भाग रद्द किया जाता है और गेहूं और चावल की जो बातें हैं वह दस्तावेज में क्या रहेंगी, बनी रहेंगी। लेकिन ये तब जबकि वैध भाग को अवैध भाग से क्या किया गया, पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, तब ऐसी दशा में पूरी लिखत को ही कैंसिल किया जाएगा। तो देखिए, इसे कहता है कि हे भी तुम मुझे 1000 रुपया देना और इसी 1000 में मैं गेहूं भी दे दूंगा 5 किलो, 5 किलो चावल भी और 2 पुड़िया अफीम भी। अब किसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा ये अलग अलग करना संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में जब पृथक करना बातों को संभव नहीं है तो पूरी संविदा, पूरी लिखित, पूरी दस्तावेज को ही क्या किया जाएगा, कैंसिल। भाई भागतः तब होगा जब पृथक किया जा सकता। तो दोनों उदाहरण आपका एक एक बताया गया। पहले उदाहरण में पृथक किया जा सकता था और दूसरे में पृथक करना संभव नहीं था। अगला देखिए धारा आपका 32 के बाद 33 देखिए भाई आपका 32 भी समाप्त हो गई। बेरेक पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत यहाँ समाहित है। आइए आपका फायदा प्रत्यावर्तित करने का, प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति जब लिखित रद्द की जाए या उसका शून्य या शून्यकरणी होने के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जाए। अब इसी में आपका जो ये धारा 33 है आपका एक केस भी आपका पढ़ना वहीं फिर से, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। पहले सिद्धांत बनाइए, यानी कि पहले बेरेक न पढ़िए। सबसे पहले धारा 33 पर आपका केस हम बताते हैं, फिर 2-3 उदाहरण बताते हैं और तब बेरेक शब्दशः चला जाएगा। देखिए 2-3 उदाहरण गौर करना इस पर, यानी कि जब कोई व्यक्ति ये मांग कर रहा हो कि हजूर जो ये संविदा लिखित में हुई थी
इस लिखित को ही आप कैंसिल करिए, रद्द करिए। तो धारा 33 साम्य के इस सिद्धांत पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। यानी कि जब आप किसी संविदा को या किसी लिखत को रद्द करा रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि अगर उस लिखत के आधार पर अर्थात उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपने कुछ लाभ प्राप्त किया है तो आप उस लाभ को दूसरे पक्षकार को क्या करिए, वापस। क्योंकि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। अब क्या माइनर के मामले में ये नियम लागू होगा कि नहीं? और जब माइनर का मामला आया तो ये तो 1963 का कानून है। वह जो कानून था 1877 का था। यानी कि ये सारे 1877 में सबसे पहले अलग बनाई गई, सीपीसी से अलग करके। और आपका देखिए मोहरी बीबी का केस आपको जानना पड़ेगा पहले। इसमें इसी धारा से गवर्न होता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। देखिए धर्मोदास घोष एक अवयस्क था, यानी कि 18 वर्ष से कम था। और आपका मोहरी बीबी के पति के अभिकर्ता ने धर्मोदास घोष से एक करार किया था। धर्मोदास घोष पैसा उधार लिया, कुछ पैसा ले लिया, 8,000 लिया था और 12,000 बकाया था। और इसी बीच जब संव्यवहार हो रहा था तो मोहरी बीबी के पति के एजेंट को ये पता लग गया कि ये बालक हैं, यानी कि ये माइनर हैं। तो 8,000 ले लिया था, अपनी संपत्ति मार्गेज किया था, बंधक किया था। तत्पश्चात अब धर्मोदास घोष ने मुकदमा किया, धारा 31 के तहत किया, इशारे की। और ये डिमांड की कि हजूर जिस दस्तावेज के आधार पर हमने अपनी जमीन मार्गेज या बंधक की है उस दस्तावेज को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए। अगर ये दस्तावेज बना रहे तो जो मोहरी बीबी के पति हैं हमें भारी क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः कैंसिल किया जाए। तो आपका क्वेश्चन भी यहाँ बनता है कि मोहरी बीबी के केस में वादी कौन था, मुकदमा दायर कौन किया था? तो मोहरी बीबी के पति नहीं किए थे, बल्कि आपका जो बालक था धर्मोदास घोष। इसी बीच आपका मोहरी बीबी के पति की डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो विधिक प्रतिनिधि के आधार पर उसके पति के नाम की जगह उनकी पत्नी मोहरी बीबी का क्या रखा गया, नाम। धर्मोदास घोष आपका भारतीय न्यायालयों में जीत गया। तब मोहरी बीबी ने इस मामले की अपील आपका इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में की, यानी कि पीसी में की। मोहरी बीबी का अब नाम पहले आ जाएगा, जो अपील करेगा उसका नाम क्या आ जाएगा आगे। ये ना समझिए कि आगे वाला ही वादी है, क्योंकि नाम आगे जो पहले मुकदमा दायर किया वही वादी रहेगा, भले सुप्रीम कोर्ट तक क्या हो, अपील हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस मामले में वादी कौन था? धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी के वकील ने तमाम तर्कों के तीर चलाए। पहला चलाया कि हजूर ये करार शून्य है और धारा आपका 65 और नहीं 64 और 65 आप देख लीजिए संविधान नियम की। जब कोई करार शून्य आपका शून्यकरणी है, शून्य न्यायालय घोषित करे तो लाभ की वापसी कराए, यानी कि हमारा 8,000 क्या करिए, दिलवाइए। दूसरा, अगर आप शून्य भी मानते हैं तो आपका हमारा 8,000 क्या करिए, दिलवाइए। तीसरा, अगर अवयस्क के पास पैसा रह गया
तो ये अन्यायपूर्ण से ढंग धनी हो जाएगा, अतः हमारा 8,000 रुपया दिलवाइए। तमाम तर्क वितर्क किए गए और फिर आपका धारा 33 पर भी तर्क आ जाइए कि जब धर्मोदास घोष किसी विलेख को रद्द करने की मांग कर रहा है तो ऐसी दशा में जो पैसा वह लिया है तो उस पैसे को हमें क्या कराया जाए वापस। आपका जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने सभी तर्कों को मानने से इनकार कर दिया और पैसा वापस नहीं हुआ, मैं बता दूं, और ये बताया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार न तो शून्य है न ही शून्यकरणीय बल्कि वाइड एब इनिशियो है, आरंभतः शून्य है प्रारंभतः शून्य। यानी कि जिस क्षण उसने एग्रीमेंट किया था उसी क्षण वह एग्रीमेंट क्या हो गया था, शून्य। भाई बाद में शून्य का कोई मतलब है, यानी कि जिस क्षण वह एग्रीमेंट में प्रवेश किया, अब ये हुआ कि न्याय की मांग है कि हमारा 8,000 रुपया वापस दिलवाइए, तो प्रिवी काउंसिल के जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि जब आपके पति का एजेंट धर्मोदास घोष से संव्यवहार कर रहा था उसी समय उसे पता चल गया था कि यह माइनर है, अतः न्याय की कोई मांग नहीं है कि वापस पैसा कराया जाए। और आपका जमीन भी पा लिया धर्मोदास घोष, क्योंकि लिखत क्या हो गई 31 के तहत रद्द, और पैसा भी वापस नहीं किया। तो आपका ये अवयस के मामले में थोड़ा दिक्कत है और धारा 11 संविदा अधिनियम में पढ़ाया भी गया था। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट देखा जाइए तो एक उदाहरण बताया गया। दूसरा उदाहरण ये है कि जो व्यक्ति दस्तावेज को रद्द कराना चाहता है, अगर उस व्यक्ति ने कोई धन लिया है तो उस धन को वह क्या करे, वापस, या धन वापस नहीं तो भाई प्रति कर दे। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण गुरु चेले का ही ले सकते हैं कि गुरु ने चेले की इच्छा को दबाया और 1 लाख का घोड़ा 1,000 में खरीद लिया, चेला 1,000 पा लिया। चेला गया कि जिस दस्तावेज पर यह संविदा हुई है उसको रद्द किया जाए और हमारा घोड़ा भी क्या किया जाए, वापस। चेला घोड़ा पा लिया, कैंसिल हो गया आपका संविदा। तो धारा 33 कहती है कि जब तुम कैंसिल कराए हो आप माने ये संविदा, तो जो लाभ तुमने पाया है संविदा के तहत उस लाभ को तुम भी क्या कर दो, वापस। तो बताइए कितना रुपया पाया था चेला, 1,000, तो वह गुरु को वापस करे कि न करे, करे। ये तो आपका जो कैंसिल कराया। दूसरी बात इसमें यह समझना है कि अगर संविदा के विशिष्ट पालन की डिमांड की गई है तो ऐसी दशा में विपक्षी ये तर्क उठा सकता है कि हजूर ये जो संविदा है ये शून्य या शून्यकरणीय है, अतः विशिष्ट पालन न करवाइए बल्कि इस दस्तावेज को ही कैंसिल करिए, संविदा को ही रद्द करिए। अब आइए देखा जाए एक उदाहरण। मान लीजिए ए और बी हैं, ध्यान से देखिएगा उदाहरण। ए ने बी को जान से मारने की धमकी दी और बी के पास ये मकान था और कहा कि हे बी, तुम मुझसे एग्रीमेंट करो, करार करो कि 6 माह बाद 6 माह के अंदर ये मकान इतनी कीमत पर तुम मुझे बेचोगे। तो ए ने करार किया बी से, बी की मकान बेचने की जो कंसेंट ली गई थी वह फ्री या स्वतंत्र नहीं थी, तो क्या करके ली गई है, कोर्सन या प्रपीड़न, और किस धारा में, संविदा अधिनियम के 15। बी आनाकानी कर रहा है। अब ए गया मुकदमा किया न्यायालय में कि हजूर इस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए,
क्योंकि बी ने हमसे बेचने का वादा किया था और अपने वचन से अब ये क्या कर रहा है, मुकर रहा है। तो अब भी अपने बचाव में देखिए क्या तर्क देता है। हम कुछ एडवांस दिलवा दिया जाए भाई, 5 लाख कम से कम दिलवा दिया जाए, तभी तो आपका साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए। तत्पश्चात भी अपने बचाव में यानी कि अपनी प्रतिरक्षा में ये तर्क उठा रहा है कि हजूर इस संविदा का विशिष्ट पालन न करवाया जाए, क्योंकि इस संविदा के लिए मेरी सम्मति संविदा अधिनियम की धारा 15 के तहत पोर्सन द्वारा प्राप्त की गई थी। अतः विशिष्ट पालन न करवा के आप लिखत को ही, दस्तावेज को ही या संविदा जिस कागज पर लिखी गई है उसको कैंसिल करिए, रद्द करिए। तो अब बताइए, अगर बी की डिमांड पर, बी वादी नहीं है, क्या है, प्रतिवादी। मुकदमा कौन किया है इसमें, ए। अगर प्रतिवादी या विपक्षी की मांग पर कोई दस्तावेज कैंसिल किया जाता है तो न्यायालय ये कह सकता है कि विपक्षी ने जो उस दस्तावेज के तहत लाभ प्राप्त किया है वह लाभ वह दूसरे को क्या कर दे, वापस। तो कितना एडवांस पाया है बी, 5 लाख। तो न्यायालय आदेशित करेगा कि तुम्हारे कहने पर ये डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, रद्द। तो तुम 5 लाख जो पाए हो वह ए को क्या कर दो, वापस। कर सकता है कि नहीं न्यायालय। तो ये कौन सी धारा में कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, 33 में। चाहे वादी हो या कौन हो, प्रतिवादी, दोनों के लिए नियम है भाई। एक नियम हमने वादी का बताया और दूसरा ये नियम किसको बताया, प्रतिवादी का। प्रतिवादी ही रद्द करा रहा है, वादी नहीं। तो देखिए आपका बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए, और बेयर एक्ट देखिए आपका 33। तो कहे कि ये आपका संशोधित किया जाए, 5 लाख को जीरो पिछला बताया गया ना आपका धारा 27, 28, 29, 30 कि ये दस्तावेज क्या किया जाए, संशोधित। ये तो 500 दिया था और 2 जीरो क्या किया बाद में। तो भाई संशोधन की मांग कर सकते हैं। संशोधन माने उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए, और रद्दकरण मतलब कि पूरी तरह विलेख को क्या किया जाए, समाप्त। उसमें संशोधन करा जा सकता है। देखिए 33, फायदा प्रत्यावर्तित करने का, प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति जब लिखत रद्द की जाए या उसका शून्य या शून्यकरणी होने के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जाए, तो एक हमने वादी की ओर से मुकदमा करा दिया और दूसरा आपका प्रतिवादी की ओर से प्रतिरोध करा दिया। इस उदाहरण में कि हजूर हमारी सम्मत स्वतंत्र नहीं थी, विशिष्ट पालन न करा के लिखत को ही क्या करिए, रद्द। तो दोनों मामलों में धारा 33 क्या होगी, लागू। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, किसी लिखत का रद्दकरण न्याय निर्णित करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो यथासाक जहाँ तक संभव हो प्रत्यावर्तित करे, मतलब वापस करे, और उसे ऐसा प्रत कर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। यानी कि फायदा भी लौटवा सकता है न्यायालय, और ऐसे व्यक्ति को क्या दिलवा सकता है, कुछ कंपसेशन भी दिलवा सकता है, यानी कि आपका कुछ प्रतिकर भी दिलवा सकता है। अगला देखिए, जहाँ की प्रतिवादी किसी वाद का सफलतापूर्वक इस आधार पर प्रतिरोध करे। अब प्रतिवादी, वादी पहला, फिर एक बार देखिए उदाहरण बनाया जब इसको। पहला जो आपका पॉइंट था उसमें ये था कि ए बी से बी के खिलाफ मुकदमा करता है
और ए ये डिमांड करता है कि हजूर बी के साथ जो संविदा हुई थी उसे आप रद्द करिए धारा आपका 31 के अनुसार। किस धारा के अनुसार? 31। या भागतः रद्द करिए तो धारा 32 के अनुसार। तो जब ए के डिमांड पर वह लिखत रद्द कर दी गई तो ए ने जो फायदा बी से पाया था न्यायालय वह फायदा रिटर्न या वापस करवाने या प्रत्यावर्तित करवाने का आदेश दे सकेगा और ए से बी को कुछ क्या दिलवा सकेगा? न्याय की मांग हो तो मुआवजा भी, अलग से मुआवजा भी दिलवा सकता है, स्पष्ट बेयर एक्ट में लिखा है। ये तो वादी पर हुआ। अब आपका दूसरा पॉइंट किस पर चलेगा? प्रतिवादी। अब एक उदाहरण देखिए। ए ने बी के खिलाफ विशिष्ट पालन की मांग की और कहा कि बी अपने वचन से अब क्या हो गया है? मुकर गया है, अतः इस संविदा का विशिष्ट पालन करवाया जाए। तो बी आपका तर्क उठा सकता है, और क्या क्या तर्क उठा सकता है? इसके लिए कम से कम धारा 9 एक बार आपको देखना है, बैक होकर देखिए एक बार। सेक्शन 9 पढ़ाया गया था, भले आपको याद न हो। देखिए धारा 9 क्या कहती है कि प्रतिवादी यानी कि विपक्षी उन सभी आधारों को, माने जब विपक्षी के खिलाफ संविदा के विशिष्ट पालन की मांग के लिए वाद दायर किया जाता है तो प्रतिवादी उन सभी आधारों को उठा सकता है अपने बचाव में जो उसे संविदा विधि के तहत क्या है? प्राप्त है। तो बताइए कौन कौन से आधार प्राप्त हैं? सभी तो बता ही दिया गया कि हम संविदा के करार के समय अवयस्क थे, करार के समय पागल थे, आपका हम करार के समय कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य थे, हमारी सम्मत धारा 15 में प्रपीड़न, 16 में असम्यक असर, और जितना मैं धारा शुरुआती दौर में बताया सभी धाराओं का यूज कौन कर सकता है? प्रतिवादी। अब धारा 33 ये बताती है, दूसरा क्लास, कि अगर बी ने बी के खिलाफ संविदा के विशिष्ट पालन की मांग की गई और बी ने उसका विरोध किया और कहा कि ये करार या संविदा ही शून्य या शून्यकरणी है, अतः आप पालन न करवाइए, न्यायालय से कह रहा है, आप इस लिखत को ही क्या करिए? कैंसिल। तो जब प्रतिवादी डिमांड करे कि आप पालन न करा के लिखत को ही कैंसिल करिए और प्रतिवादी की मांग पर वह दस्तावेज कैंसिल किया जाता है तो कानून ये कहता है कि प्रतिवादी ने वादी से जो लाभ उस संविदा के तहत क्या किया था प्राप्त, उसे प्रत्यावर्तित करे कि न करे? करे। और इसी को भी हम कहते हैं साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए? पालन। देखिए बेरेट की भाषा। जहाँ की प्रतिवादी किसी वाद का सफलतापूर्वक इस आधार पर प्रतिरोध करे कि वह लिखत जिसे वाद में उसके विरुद्ध प्रवर्तित कराना चाहा, इप्सित है मैंने चाहा गया है, मांगा गया है, ना है तो लिख लीजिएगा, इप्सित है, शून्यकरणी है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से लिखत के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया है तो न्यायालय ऐसा फायदा उस पक्षकार के यथासाक्ष्य प्रत्यावर्तित करने का या उसके लिए कंपसेशन देने की अपेक्षा कर सकता है। यानी कि जो फायदा पाए हो वापस करो, या फायदा नहीं वापस कर सकते तो क्या दो? मुआवजा। यह उदाहरण मैं बता चुका हूँ, ऐसे दोबारा न बताया जाए। सेकंड जो उदाहरण था आपका सेम उसी पर, दिक्कत हो तो फिर एक बार बताया जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहिए तो एक बार फिर हम उदाहरण बताएं
नहीं तो जो सेकंड उदाहरण हमने बताया था वो 5 लाख रुपए का, वो सबसे सटीक उदाहरण था। दूसरा देखिए, वह करार जिसे वाद में उसके विरुद्ध प्रत्यावर्तित कराना इप्सित है, भारतीय संविधान नियम की धारा 11 के अधीन संविदा करने में उसके सक्षम न होने के कारण शून्य है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से करार के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तो न्यायालय ऐसा फायदा उस पक्षकार को यथाशक्ति माने जहाँ तक संभव हो उस विस्तार तक प्रत्यावर्तित मतलब वापस करने की उससे अपेक्षा कर सकेगा जहाँ तक कि उसे या उसकी संपदा का तद्वारा फायदा पहुंचा हो। यानी कि अगर करार ऐसा है जो संविदा अधिनियम की धारा में आ जाता है 11 में, तो कोई व्यक्ति जो विरोध करता है कि हम तो माइनर थे, हम तो पागल थे, या हम तो संविदा करते समय संविदा करने के लिए कानूनन अयोग्य थे, तो जो फायदा वह पाया है वह फायदा वापस करा सकेगा कि नहीं? न्यायालय करा सकेगा। इसी पर आपका पुराना जो कानून था 1877 का, उसमें आपको केस जो देखना है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास गुण, थोड़ा उसमें बेरक की भाषा अलग थी। उसमें था कि अगर न्याय की मांग हो, अगर न्याय की मांग हो तब वापस, यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, इस थोड़ा संशोधन हुआ है। अब आइए आपका अध्याय 6 शुरू किया जाए। अध्याय 6 में घोषणात्मक डिक्रिया है, डिक्लेरेटरी डिक्री है। अब पहले आपका धारा 34 और 35। देखिए आज संविधान नहीं चलेगा, 2 ही सब्जेक्ट चलेगा, तैयार नहीं कर पाया आदमी तो थोड़ा ये सारे ही ज़्यादा चलेगा, सीपीसी भी ज़्यादा चलेगी। संविधान आपका कल चलेगा। आदमी पढ़ाने को तो पढ़ा ही सकता है, लेकिन एक बार आदमी तैयार करके आएगा तो अच्छे ढंग से पढ़ाएगा। तो कुछ आपका कारणों से तैयार नहीं हो पाया संविधान, तो आज आपका केवल एसआरए और सीपीसी चलेगी। दोनों का समय थोड़ा थोड़ा क्या किया जाए, 15-15 मिनट कम से कम बढ़ा देते हैं। आइए आपका यहाँ से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू में भी। तमाम चीज़ों से कोरिलेट करके भी पढ़ना है। धार अध्याय 6 हम शुरू कर रहे हैं, घोषणात्मक डिक्रियाँ यानी कि डिक्लेरेटरी डिक्री। अब देखिए आपका पहले तो सेक्शन याद रखिए कि घोषणात्मक डिक्रियों के बारे में प्रावधान आपका किन धाराओं में दिया गया है, तो धारा 34 में और धारा 35 में, 2 धारा याद रखें। घोषणात्मक डिक्री किस धारा के तहत पारित की जाती है, तो 34 मार्क कराइए। और बिहार ज़्यादातर रिपीट कर रहा है, डिक्लेरेटरी डिक्री का इफेक्ट कहाँ दिया गया है, प्रभाव कहाँ दिया गया है, परिणाम कहाँ दिया गया, गलत न हो तो सेक्शन 35। फिर बिहार और इत्यादि राज्य पूछ रहे हैं कि घोषणात्मक डिक्री का क्या प्रभाव होगा, वह परसोनम होगी यानी कि व्यक्तिबंधी होगी कि रेम होगी यानी कि सौरबंधी होगी आपका, कि दोनों होगी कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका परसोनम होगी। परसोनम यानी कि व्यक्ति लक्ष्य, बंधी भी कहा जाता है, लक्ष्य भी कह सकते हैं। फिर एक बार देखिए, व्यक्ति बंधी या इसी को व्यक्ति लक्ष्य भी कहते हैं, बंधी का मतलब ही लक्ष्य हुआ। पहले एक उदाहरण देखिए, तब भूमिका में आपका 1-2 मैक्सिम भी हमें बताना पड़ेगा और तब आपका बेयरक शुरू हो पाएगा। अब बेयरक शुरू करने में आपका समय लगता है भाई। इस चैप्टर में आपका पहले तो जितने कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, सभी कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाने चाहिए।
सबसे अच्छा उदाहरण एक हम लेते हैं विवाह का। देखिए आपका ए और बी हैं और वे साथ साथ रह रहे हैं। एक व्यक्ति सी आता है और सी ये कहता है कि तुम लोग आपस में विवाहित नहीं हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसी उदाहरण पर चला जाए, ये भी साथ साथ रह रहे हैं और एक आपका पति पत्नी और वो आ गया, वो मतलब कौन यहाँ सी। और सी कह रहा है कि हे ए, तुम और बी भले साथ में रह रहे हो लेकिन तुम लोग विवाहित आपस में नहीं हो। ये कौन कह रहा है? सी। अब ऐसी दशा में ए या उसकी पत्नी भी सी के खिलाफ मुकदमा करते हैं और किसी उपचार की मांग नहीं करते, किसी भी रिलीफ की मांग नहीं करते, बल्कि न्यायालय से केवल ये मांग करते हैं कि हजूर आप केवल ये डिक्लेयर कर दीजिए, आप केवल ये घोषणा कर दीजिए कि हम और हमारी पत्नी के बीच विवाह हुआ है। और जैसे ही आप घोषणा कर देंगे तो सी का मुख हम क्या कर देंगे? स्टापे लगा कर बंद, क्योंकि ये तंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि घोषणात्मक डिक्री में किसी अधिकार की मांग नहीं की जाती, बल्कि ये अधिकार अस्तित्व में है, ये हैसियत मैं रखता हूँ या मुझे ये अधिकार हैं, इसकी केवल न्यायालय से क्या कराई जाती है? घोषणा। फिर एक बात ध्यान में रखिए, घोषणात्मक डिक्री के तहत न्यायालय में जब कोई व्यक्ति मुकदमा करता है तो किसी उपचार की मांग नहीं करता, किसी रिलीफ की मांग नहीं करता, ये नहीं कहता कि विपक्षी को दंडित किया जाए या विपक्षी से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। केवल वह यह मांग करता है कि हजूर ये जो विपक्षी है वो हमारे अधिकार से इनकार कर रहा है या हमारी हैसियत से क्या कर रहा है? डिनाई। अतः मैं ये हैसियत रखता हूँ, मैं ये अधिकार रखता हूँ, केवल और केवल एक बार आप घोषणा कर दीजिए और जब घोषणा आप कर देंगे तो सी का मुंह क्या हो जाएगा? बंद। अब आइए आपका दूसरा उदाहरण देखिए। अब इसी पर प्रभाव भी बता दिया जाए कि ए ने सी के खिलाफ मुकदमा किया था और ए की डिमांड पर न्यायालय ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि ए और बी विवाहित हैं। तो अब किसके मुंह को बंद कर दिया जाएगा? सी के। यानी कि अब सी कहने लायक नहीं रहेगा कि तुम लोग विवाहित आपस में नहीं हो। तो जो धारा 34 के तहत घोषणात्मक डिक्री पारित की जाती है, धारा 35 बताती है कि उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या पूरा विश्व बाध्य होगा कि केवल सी? इस उदाहरण में सी और उसके हित प्रतिनिधि बाध्य होंगे, तो पूरा विश्व बाध्य नहीं होता। केवल किसके मुंह को बोलने से रोका जाएगा? सी को। और सी के क्या? हित प्रतिनिधि। अब आइए न्यायालय के निर्णय का पहले प्रभाव देखिए, उसके बाद ये फिर हम कंसेप्ट बताते हैं 35 में। अभी 3-4 कंसेप्ट और बचे हैं उदाहरण, उसके बाद ही आपका धारा 34 शुरू हो पाएगी। क्योंकि जब तक कि सामान्य बातें सभी समाप्त न हो जाए तब तक सेक्शन 34 को और 35 को अभी आपका पढ़ाया नहीं जा सकता। फिर एक बार देखिए, जब भी न्यायालय कोई निर्णय देता है तो वह निर्णय दो प्रकार से प्रभाव रख सकता है। एक जो प्रभाव होता है वह हम कहते हैं जजमेंट इन रेम कहते हैं, हिंदी में आपका
लोक लक्ष्य निर्णय या सर्वबंधी निर्णय या विश्व व्यापी निर्णय, यानी कि न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय जो जो केवल पक्षकारों पर ही लागू न हो, पूरे विश्व पर लागू हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरा विश्व उस निर्णय को मानने के लिए क्या हो, बात। तो इस निर्णय को हम एक नाम देते हैं और उसका स्पेशल जो नाम है वह है जजमेंट इन रेम या सौरबंधी या लोकलक्षी या विश्वव्यापी। ऐसा निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में समाहित है। यानी कि लोकलक्षी निर्णय द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 41 में समाहित हैं। तो फिर याद रखिए, ये निर्णय एविडेंस में इसका उत्तम उदाहरण कहाँ दिया गया है, तो साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, आपका 41। कई बार प्री में आया है, गलत ना हो। अब 41 में है क्या, अगला पॉइंट देखना है। धारा 41 साक्ष्य अधिनियम में 4 विषय दिए गए हैं। अगर उन 4 विषयों पर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सक्षम न्यायालय ने अंतरिम नहीं बल्कि फाइनल यानी कि अंतिम डिक्री, आदेश या निर्णय दिया है, तो कुछ बातों के लिए वह निर्णय, वह डिक्री या वह जो आदेश है कंक्लूसिव प्रूफ होगा, अकाट्य तर्क होगा, निर्विवाद प्रमाण होगा, अर्थात निश्चायक सबूत होगा। तीनों चारों एक ही हैं, चाहे अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण या निश्चायक सबूत। फिर एक बार देखिए, 4 विषय जो हैं, विवाह हो गया, दिवाला हो गया, नवाधिकरण हो गया, प्रोबेट हो गया। फिर यानी कि 4 विषयों पर अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, अक्षम नहीं बल्कि कौन सा न्यायालय, सक्षम न्यायालय ने अंतरिम नहीं, फिर एक बार कैसा, अंतिम निर्णय डिक्री या आदेश पारित किया है, तो वह कुछ बातों के लिए जजमेंट इन रेम होगा, निश्चायक सबूत होगा। यानी कि पूरा विश्व उस निर्णय से क्या होगा, बात। तो अगर पूरा विश्व बाध्य हो तो जजमेंट इन रेम कहलाता है। ये पहला आपका हुआ। दूसरा देखिए निर्णय का प्रभाव। दूसरा जजमेंट इन पर्सोनम होता है या व्यक्तिलक्षी निर्णय, व्यक्तिबंधी निर्णय। जो निर्णय व्यक्तिबंधी होते हैं उसमें पूरा विश्व बाध्य नहीं होता, केवल पक्षकार और उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं या हित प्रतिनिधि हैं वही बाध्य होते हैं। पूरे विश्व से उस निर्णय का मतलब नहीं होता। तो जो धारा 34 में डिक्लेरेटरी डिक्री पारित की जाएगी उसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि 35 में दिया गया है, तो आप कम से कम एक बार बेयर एक्ट पढ़िए 35 और बताइए कि क्या पूरा विश्व बाध्य होता है कि आपका पक्षकार और उसके हित प्रतिनिधि, बताइए पढ़कर। तो पक्षकार और, तो घोषणात्मक डिक्री का इफेक्ट क्या होगा, पर्सोनम होगा कि रेम होगा, रट कर जाइए, क्या होगा, पर्सोनम यानी कि व्यक्ति बंधी। एक उदाहरण, इसका मतलब ये हुआ कि इस उदाहरण में आपका ध्यान से देखिए, उस निर्णय से ए बाध्य होगा, सी बाध्य होगा, जो हमने पहले उदाहरण विवाह का बताया। फिर ए अगर ए के विधिक प्रतिनिधि बाध्य होंगे और सी के कौन होंगे, विधिक प्रतिनिधि, कोई थर्ड पर्सन इसके अलावा उससे प्रभावित नहीं होगा। यानी कि अगर डी थर्ड पर्सन है, डी कहता है कि हे तुम्हारे और बी के बीच विवाह नहीं हुआ है,
तो फिर ये जा सकता है घोषणात्मक डिक्री के लिए किसके खिलाफ नया मुकदमा करे, डी के। इससे अच्छा ये है कि भाई आपका बताया जाएगा कि अगर कोई पक्षकार ये चाहता है कि उसके पक्ष में घोषणात्मक डिक्री पारित की जाए और उसके साथ साथ वह अन्य अनुतोष मांग सकता था, तो उसे चाहिए था कि घोषणात्मक डिक्री के साथ वह अन्य अनुतोष भी क्या करता, मांगता। नहीं तो घोषणात्मक डिक्री देने से न्यायालय क्या कर देगा, इनकार। तो आगे बताया जाएगा टेक्निकल पॉइंट वो कब आएगा, लेकिन आपका पहले तो नियम जानिए। आइए आपका दो तीन नियम और इसमें आपका समाहित है शुरुआती दौर में, और दो तीन नियमों को पहले देखिए। जब कोई व्यक्ति कोई रांगफुल एक्ट करता है, यानी कि कोई दोषपूर्ण कार्य करता है, तो कानूनन अगर आपराधिक मामला है तो अभियुक्त को दंडित किया जाता है, और अगर सिविल मामला है तो ऐसी दशा में जिसको नुकसान पहुंचा है वह व्यक्ति क्या पा सकता है, मुआवजा। यानी कि क्रिमिनल मामला है तो अभियुक्त को क्या किया जाता है, दंडित, और सिविल मामला है तो आपका प्रतिकर वसूला जाता है। ये नियम है। लेकिन घोषणात्मक डिक्रियां इसका अपवाद हैं। अपवाद इसलिए हैं कि न तो दंडित करवाया जा रहा है, न ही प्रतिकर वसूला जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रतिकर और दंड नहीं, बल्कि बस ये है कि आप ये घोषणा कर दीजिए कि ये स्टेटस मैं रखता हूँ या ये अधिकार मैं रखता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न प्रतिकर चाहिए, न जमीन चाहिए, न मुआवजा चाहिए, बल्कि न्यायालय द्वारा एक घोषणा का क्या चाहिए, प्रमाण पत्र। ये पहला नियम रहा। दूसरा नियम देखिए, टाट का है, तीनों नियम एक साम्या में जाएगा। दूसरा नियम ये है, यूबी जस आईबी रेमेडियम। यूबी जस आईबी रेमेडियम का मतलब कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। अर्थात यदि वादी के पास कोई अधिकार है और कोई व्यक्ति उस अधिकार का उल्लंघन करता है, तो भले वादी को एक पाई, एक पैसे का नुकसान न हुआ हो, तब भी वादी अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है कि नहीं, जा सकता है। और केस याद रखिएगा, जो पहला केस इस पर आया, एसबी बनाम वाइट का। जज का नाम बिहार ने पूछा, आपका जज कौन सा है, तो आपका होल्ट। एसबी बनाम व्हाइट के वाद में जस्टिस होल्ट ने ये स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि यदि वादी के पास कोई राइट है, उस राइट का वायलेशन किया गया है, तो भले एक पैसे का भी नुकसान वादी को न हो, लेकिन उसे रेमेडी देनी पड़ेगी, क्योंकि यूबी जस आईबी रेमेडियम, बिना उपचार के अधिकार की बात सोचना क्या है। तो आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, बताइए। अगर मूल अधिकार का हनन राज्य करे तो अनुच्छेद 32 के तहत हम उपचार के लिए कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 क्या है, उपचारात्मक अधिकार हैं, और बिना उपचार के मूल अधिकार दे दिया जाए तो क्या बजाएंगे, झुनझुना। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सबसे ये अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय और क्या है, आत्मा। तो इस सिद्धांत पर भी आधारित है कि ठीक है, एक पाई का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो अधिकार है उसमें आप खलल डाल रहे हैं, तो भले हम एक पाई मुआवजा न दीजिए, हमारे अधिकार को न्यायालय क्या दे, मान्यता दे, हमें मुआवजा की आवश्यकता नहीं है। लास्ट जो सिद्धांत इस पर आपका पढ़ा जाता है वह साम्य का सिद्धांत है,
कि साम्य किसी अपकृत्य को, अपकृत्य माने रांगफुल एक्ट को, यानी कि किसी टाट को, साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादी के पास कोई अधिकार था और उस अधिकार का उल्लंघन हुआ और उल्लंघन होने पर कहीं कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो बताइए ऐसी दशा में न्यायालय उस अधिकार की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं और करते भी हैं। इनहेरेंट पावर के तहत अनुच्छेद 142 बना है, 136 बना है, इत्यादि अनुच्छेद बने हैं कि जहां 142 आपका है कि जहां कोई कहीं कोई प्रावधान न हो सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है और अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा। इसी प्रकार जहां सिविल मामलों में कोई प्रावधान न हो तो सभी सिविल न्यायालय सीपीसी की धारा के तहत अधिकार की रक्षा करते हैं 51, और क्रिमिनल मामलों में हाई कोर्ट करता है। कहीं सीआरपीसी में प्रावधान न हो तो कौन सी बात, जो धाराएं और अनुच्छेद बताए गए ये इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कि साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। यानी कि अगर वादी कोई हैसियत रखता है, उसकी हैसियत को इनकार करता है दूसरा व्यक्ति, तो न्यायालय में जाकर वादी कह सकता है कि मैं ये स्टेटस रखता हूँ। इस बात की न्यायालय केवल क्या कर दे? घोषणा, हमें प्रतिकर मुआवजा अन्य कुछ नहीं चाहिए, बल्कि एक प्रमाण पत्र घोषणा का दे दीजिए। और जो भी अगर बाद में कहता है कि तुम ये अधिकार नहीं रखते, तुम ये हैसियत नहीं रखते, तो ये प्रमाण पत्र मैं उसे क्या करूँगा? दिखा दूंगा और उसके मुख पर क्या लगा दूंगा? टेप। टेप मतलब स्टापेल। शाम को चल भी रहा है तो भाई आप ही के मुंह पर स्टापेल लगाया जाए और आपका 20 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, 20 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर सीपीसी चलेगी। सामान्य बातें आपका इसकी हो गई, भूमिका जहाँ से बांधनी थी 2-3 जगह से जोड़कर। अब आपका बेयर एक्ट कल्चर बताइए। हाँ, नहीं तो केवल स्टेटस का डिक्लेरेशन करा रहा है ना, और कोई हक थोड़े मांग रहा है। नहीं नहीं, जजमेंट हक मांगे तब तो होगा, केवल घोषणा में नहीं होगा भाई। नहीं, अगर अन्य अनुतोष वो मांग सकता था तब तो बाहर चला जाएगा, अन्य अनुतोष मांगे तब वो 41 में जाएगा। यहाँ केवल घोषणा अगर कराया है तो परसोनम होगा, बताया जाएगा। अभी नहीं गया, अभी बेयर एक्ट बताया नहीं गया, जब सब 2-3 तब भाई